डाल्टन के अनुसार परमाणु एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है अविभाज्य, अर्थात वह अंतिम कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाल्टन ने कहा कि पदार्थ के वह छोटा से छोटा कण जिसमें उसके सभी गुण विद्यमान रहते हैं वह परमाणु कहलाता है, और इस परमाणु के द्वारा ही सभी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो द्रव्यमान संरक्षण नियम और निश्चित अनुपात नियम, स्थिर अनुपात नियम, इन सब पर आधारित था। यानी कि इन तीनों नियमों की यह बहुत अच्छी प्रकार व्याख्या करता है। जैसे समझने का प्रयास करें कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह है कि अगर अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट का मास है वह अभिक्रिया के उपरांत या रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट का मास भी या उत्पाद का द्रव्यमान भी उतना ही होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसी प्रकार निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, तो ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था ये इन नियमों की अच्छी तरह से व्याख्या करता था या इन नियमों पर आधारित था। इसके अनुसार प्रत्येक तत्व बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें परमाणु कहते हैं। एक तत्व के परमाणु समान परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करें कि जैसे मानो कोई एक तत्व है, मान लीजिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन के जितने भी एटम होंगे वो आपस में समान होंगे, ऑक्सीजन के जितने भी एटम होंगे वो आपस में समान होंगे, नाइट्रोजन के जितने भी एटम होंगे वो आपस में समान होंगे। लेकिन ऑक्सीजन का एटम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या अन्य किसी तत्व के एटम से भिन्न होगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या अन्य किसी तत्व से भिन्न होगा। तो एक तत्व के परमाणु आपस में समान होते हैं परंतु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। और एक ये कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये डाल्टन की बात थी। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं और तत्व में परमाणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अणु का निर्माण करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो अभिक्रिया में भाग ले रही है इकाई वह परमाणु है। परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं और अणुओं का निर्माण करते हैं। ये सभी बातें किस में कहलाती है? डाल्टन के परमाणुवाद का सिद्धांत कहलाता है या इसको डाल्टन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत से हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि डाल्टन ने परमाणु को एक ऐसी इकाई के रूप में माना था जो अविभाज्य थी, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता था। इलेक्ट्रॉन की खोज, अब इसको आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें यहाँ पर कि डाल्टन तक तो ये माना था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है और यह निरावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं है। फिर क्या हुआ कि विलियम क्रुक्स ने एक प्रयोग किया जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, विसर्जन नलिका प्रयोग भी कहते हैं। इस विसर्जन नलिका प्रयोग में विलियम क्रुक्स ने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक विसर्जन नलिका ली, उस विसर्जन नलिका में एक उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया, निर्वात पंप, जिससे उसकी सारी वायु को बाहर निकाल लिया। उसमें 2 इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और कोई एक गैस भर दी। और फिर गैस उसमें भरने के बाद में उन्होंने बहुत कम उसका प्रेशर रखा, दाब बहुत कम रखा, 0.01 मिलीमीटर, और उस पर जो अप्लाइड वोल्टेज था वो था जो 10,000 वोल्ट। मतलब जो विभव था, प्रयुक्त विभव, वो बहुत अधिक, दाब बहुत कम था। विसर्जन नलिका को काम में लिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए उसमें और उसमें गैस भर दी और फिर उन्होंने उसको प्रयोग को देखा। तो जब विसर्जन नलिका में उन्होंने जो प्रयोग करके देखा तो उनको लगा कि कैथोड से, जो इलेक्ट्रोड कैथोड था, उससे कुछ किरणें निकल रही हैं, उस कैथोड से कुछ किरणें निकल रही हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा? कैथोड रेस कहा। समझने की कोशिश करें, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उन इलेक्ट्रोड से क्या है? रेज निकल रही हैं। पता कैसे चला वो कैथोड से निकल रही हैं? कि इस एनोड के पीछे उन्होंने क्या किया? एक जिंक सल्फाइड का एक कर्टेन या पर्दा लगा दिया या कोई फ्लोरोसेंट लगा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये जो यहाँ से कैथोड से रेज निकली वो उस फ्लोरोसेंट कर्टेन पर, उस पर्दे पर उन्होंने सेंटिलेशन या उसमें निशान छोड़े। या दूसरा क्या कि इस जो एनोड थी उसकी छाया उस पीछे बन रही थी,
उस पर्दे पर। तो उससे ये पता चला कि ये जो किरणें निकल रही हैं कहाँ से निकल रही हैं, ये कैथोड से निकल रही हैं। कैथोड से ये किरणें निकलकर और वो एनोड की तरफ जा रही हैं। फिर दूसरा उन्होंने क्या किया, इस पर उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या हुआ, ये जो किरणें थीं वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ गई। कहाँ मुड़ गई वो किरणें? धनावेशित प्लेट की ओर या पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ चली गई। उन्होंने इसके बीच में क्या किया, पैडल लगा दिया, पैडल व्हील, है ना, और पैडल व्हील लगाने से वो पैडल व्हील घूमने लगा। तो फिर ये बात आई कि डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु एक निरावेशित कण है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो इसमें फिर कुछ ना कुछ आवेश अवश्य है जो ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ा। इसमें मास है जो उसने क्या किया, पैडल व्हील को घुमा दिया और ये एनोड की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये जो प्रयोग किया उन्होंने, उससे निकला कि निश्चित रूप से इसमें से कुछ किरणें बाहर निकलती हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा, कैथोड रेज कहा। 20वीं सदी में अनेक अवपरमाणविक कणों की खोज हुई, अर्थात अनेक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज हुई। माइकल फैराडे ने कैथोड किरण नलिका में विद्युत विसर्जन को निम्न दाब तथा उच्च विभव पर प्रेक्षित किया। कैथोड से एनोड की ओर जाने वाली किरणों को कैथोड किरण कहा और ऋणावेश युक्त कणों को थॉमसन ने नेगेट्रॉन कहा। स्टोने ने नेगेट्रॉन का नाम परिवर्तित कर उन्हें इलेक्ट्रॉन कहा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कैथोड किरण नलिका में भरी गैस की प्रकृति तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात सभी परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इसको समझें। देखो, जो उन्होंने विद्युत विसर्जन नलिका का प्रयोग किया था, उस विद्युत विसर्जन नलिका में उन्होंने एक गैस भरी थी, निम्न दाब और उच्च विभव लगाया था, और फिर उन्होंने देखा था कि ये किरणें कहाँ से निकल रही थी, कैथोड से निकल रही थी। इसका नाम दिया उन्होंने कैथोड किरण। अब उन्होंने गैस को परिवर्तित कर दिया, एक गैस को हटाया, दूसरी गैस भर दी, तब भी इसी प्रकार के प्रेक्षण उन्हें मिले। इसका जो आवेश था वो भी यही मिला। तब फिर उन्होंने कहा कि जो इसमें गैस भरी है उसकी प्रकृति पर ये कैथोड किरणें निर्भर नहीं करती हैं। बात समझ में आ रही ना? इसमें कोई सी भी गैस भरो, कैथोड किरण की प्रकृति यही रहती है, ये कैथोड किरण की प्रकृति इस पर निर्भर नहीं करती है। और थॉमसन ने फिर क्या किया, E/me की वैल्यू निकाली। E/ मतलब आवेश और मास, इनका इन्होंने रेशो निकाला। वो आया 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स किलोग्राम -1। थॉमसन ने ये निकाला E/me की वैल्यू, और वो कितनी आई, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स किलोग्राम -1। आर्य मिलिकन ने तेल बिंदु प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स निकाला। इस आधार पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास निकाला, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान ज्ञात किया। देखो, पहले तो क्या हुआ था कि E/me की वैल्यू निकाल ली थी, वो तो कितनी आई थी, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स किलोग्राम -1। और मिलिकन ने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से या तेल बिंदु प्रयोग से इसका आवेश का मान निकाला, और वो आवेश कितना आया, 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्स। तो मास इलेक्ट्रॉन का निकालने के लिए उन्होंने उस आवेश की मात्रा में E/me से जब डिवाइड किया तो हमें क्या आ गया, उसका इलेक्ट्रॉन का मास। तो यहाँ आप देखें कि 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्स को जब 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम्स किलोग्राम -1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।